नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम यूनिवर्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारे जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स के लिए जो सबसे प्रचलित हाइपोथेसिस है वो है यह बिग बैंग थ्योरी। यह एक कल्पना मात्र सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड सबसे पहले अनंत घनत्व और उच्च तापमान का केंद्र बिंदु था या पॉइंट था। उसके अंदर एकदम से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद वह निरंतर विस्तारित होता गया और यह आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं या जिस यूनिवर्स को देखते हैं वह विस्तारित होते उस बिग बैंग थ्योरी का ही परिणाम है या बिग बैंग थ्योरी की ही कल्पना पर आधारित है। देखिए, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें कुछ की टर्म्स और कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस कक्षा में बेसिक्स बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक और कक्षा लूंगा जिसके अंदर एडवांस लेवल, और उसके बाद हम करंट अफेयर्स पर लॉन्चिंग करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही गुरुत्व बल को प्रभावित करते हैं, मतलब ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं। अब हम डार्क एनर्जी की बात करें तो डार्क एनर्जी ऊर्जा का अज्ञात रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है और यह यूनिवर्स के विस्तार को और अधिक तेजी प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एनर्जी क्या करती है, एनर्जी अपना यूटिलाइजेशन करने के तौर प्रकार में कई कार्य भी करती है और इसी का जो डार्क एनर्जी है वो निरंतर हमारे यूनिवर्स को विस्तारित कर रही है। फिर अब हमारे पास आता है डार्क मैटर। डार्क मैटर वही आदर्श रूप है जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है, मतलब कुल ऊर्जा का 90% हिस्सा जो हमें दिखाई 95% हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वो डार्क मैटर ही है। फिर अब इसके अंदर हम चलते हैं कि सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि स्पेस क्या है। स्पेस क्या है? देखिए, सबसे पहले स्पेस एक 3 डायमेंशनल रीजन है, मतलब 3 डायमेंशनल क्षेत्र है। वहां से शुरू होता है जहां से पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त होता है और जैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त और अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। अब एक चीज और आती है कि हमें ना अंतरिक्ष को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो क्या है टेलीस्कोप? देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप है ऑप्टिकल टूल और जिसके अंदर लेंस और कर्व्ड मिरर लगे होते हैं, जिसके प्रयोग से हम बहुत सारी इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, इसी के साथ साथ और भी तरंगे और ब्रह्मांड का एक चित्र दिखाई देता है या हम उनका एक अवलोकन कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो सबसे बढ़िया टेलीस्कोप है वो है नासा का, वो है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप की बात करें हम तो एक ये लार्ज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है और ये जो लगाया गया था वो 90 के दशक में, मतलब 1990 के दशक में। और ये क्या क्या करता है, ये 3 प्रकार की जो वेव्स है, जैसे कि विजुअल वेव्स, यूवी वेव्स और इंफ्रारेड लाइट्स का यूज करके अपनी पिक्चर्स को बनाता है और यह अन्य ग्रहों के वायुमंडल का भी ध्यान रखता है। यूनिवर्स की आयु और इसका विस्तार का भी यह हमें महत्वपूर्ण रूप से खोज और अन्वेषण में शामिल करता है और ये गैलेक्सीज के निर्माण के प्रक्रम को भी समझाने के लिए महत्वपूर्ण है और यह बताता भी है कि डार्क मैटर किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि हमें किसकी जानकारी से मिल रही है, हमें इंफ्रारेड, यूवी वेव्स और विजुअल वेव्स की। तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि डार्क मैटर कैसे वर्क कर सकता है। हालांकि इतना एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद एक और टेलीस्कोप, शायद हाँ ये देखिए वो क्या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो यह 3 एजेंसियों ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है, नासा, यूरोपियन यूनियन और कनाडाई स्पेस एजेंसी, है ना। यह जो JWST जीवन की संभावनाओं को पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में शोध और अंतरिक्ष में अन्वेषण करता है और यह नासा की इंफ्रारेड वेधशाला है, अर्थात इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी EHE। यह भी हमारा एक टेलीस्कोप है जो 8 रेडियो दूरबीनों का समूह है या 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक समूह है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में आने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसने 2 ब्लैक होल की भी खोज की है, एक मेसियर 87 और सेजेस्टेरियस A। ये 2 ब्लैक होल्स हैं। इसके बाद हम बात करें, ये तो हमारा हो चुका है। अब हमें एक चीज और समझनी होगी, चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर लिमिट निर्धारित करती है कि कोई तारा अपने जीवन व्हाइट ड्वार्फ स्टार, मतलब श्वेत वामन तारा के रूप में अपना जीवन कब समाप्त करेगा या एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। अर्थात कि चंद्रशेखर लिमिट वह है जो किसी एक तारे के जीवन को समाप्त होने का प्रक्रम बताता है और यह सीमा लगभग 1.4 है ना सोलर मास के बराबर है। अर्थात इससे अधिक सीमा बढ़ी तो अब तारा अपना जीवन समाप्त कर लेगा, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी और वह अब बात करें कि इस द्रव्यमान मतलब 1.4 सौर द्रव्यमान के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अधीन तारों को एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में परिवर्तन होने से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन डिजेनेरेसिस प्रेशर अब पर्याप्त नहीं है, अर्थात तारों का जीवन समाप्त।
ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा निर्धारित करती है कि तारे अपना जीवन किस प्रकार समाप्त करेंगे। वह बौने तारे के रूप में बन जाएंगे या वह एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेंगे। और यह है चंद्रशेखर सीमा कितने द्रव्यमान पर, 1.4 सौर द्रव्यमान के बाद। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में याद रखना होगा। एक है सोलर साइकिल, मतलब सौर चक्र, इसे सन स्पॉट साइकिल या हम बात करें कहते हैं। ठीक है, यह सूर्य की सतह पर बढ़ती व घटती गतिविधियों, मतलब सन स्पोर्ट्स का 11 साल का चक्र है। सन साइकिल की बात करें हम तो सन साइकिल सूर्य की सतह पर बढ़ती व घटती गतिविधियां, अर्थात बढ़ती और घटती गतिविधियां कौन कौन सी है, मुख्यतः सन स्पोर्ट्स। सन स्पोर्ट्स बढ़ते हैं तो तापमान कम, और सन स्पोर्ट्स बड़े हैं तो उनका मतलब कि अब तापमान कम होने वाला है, क्योंकि सन स्पोर्ट्स रेडियो तरंगे होती है उस जगह जो जैव रासायनिक। सन साइकिल की बात करें हम तो सन साइकिल या सन स्पॉट साइकिल, यह सूर्य की सतह पर बढ़ती गतिविधियां अर्थात मुख्यतः सन स्पोर्ट्स का 11 साल का चक्र है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भिन्नता का कारण भी बनता है। इससे हमारे चुंबकीय क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है और इसी के कारण अरोरा और रेडियो संचार प्रभावित होता है। तो यह था हमारा सोलर साइकिल। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है अर्थात एंड, और सुपरनोवा में विस्फोट हो जाता है, अर्थात या तो उसका फ्यूल खत्म हो जाए एंड वह सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो जाता है। तो अब इसका मतलब है कि वह संलयन या किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं बचा है, तो वह किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा और नहीं वह अब चमक पाएगा। अब पल्सर है ना, पल्सर की बात करें तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं जो अपने चुंबकीय ध्रुवों से रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण वे चमकीले दिखाई देते हैं। सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण, जब हमारी पृथ्वी, सूर्य और मून आपस में एक रेखा में संरेखित हो जाते हैं तो ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले पृथ्वी, फिर उसके बीच में मून और फिर उसके बाद में सन। ये होने के बाद जिससे कि जो मून है हमारा सन के प्रकाश को रोक ले, अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में अवरुद्ध हो जाए। यह केवल अमावस्या के दिन घटित होगा। ठीक है, अब एक चीज और का और ध्यान रखना है हमें, जियोटेल। जियोटेल क्या है, यह एक प्लाज्मा की लंबी श्रृंखला है जो सूर्य व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप अपने अस्तित्व में आई है। सूर्य के सामने की और पृथ्वी, सूर्य के जैसे ही सामने है वहां से पृथ्वी की जो जियोटेल है वह अत्यंत कम हो जाती है, जबकि सूर्य के विपरीत दिशा के अंदर ये जियोटेल बहुत अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, और जो ये लंबी होती टेल है उसी को ही हम जियोटेल कहते हैं। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 29 दिन में से 6 दिन जियोटेल के मध्य संचरण करता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक देखिए यहां से सोलर विंड आ रही है और सोलर विंड आने के बाद जो हमारी पृथ्वी है और ये मून साइकिल मतलब लूनर ऑर्बिट है वो 6 दिन लूनर कहां रहता है, जियोटेल। अब हम बात करें न्यूट्रॉन तारे की, हम तो ये कर चुके हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब हमारे पास है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वास्तव में ना अदृश्य शक्ति है जो उच्च या कुछ द्रव्यमान वाली वस्तुओं एक दूसरे की ओर जो आकर्षण पैदा करती है वही है ग्रेविटी वास्तव में। अब हमें वेट के अंदर भी अंतर समझना होगा। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाला ग्रेविटी फोर्स, मतलब वेट की बात करें तो W बराबर mg होता है। यहाँ m मतलब ग्रेविटेशनल और गुरुत्वीय त्वरण और g यानी द्रव्यमान होता है। मास की बात करें तो मास इज ए मेजरमेंट ऑफ द इनिशिया ऑफ द इन ए ऑब्जेक्ट। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़ता की माप है। यह वेग परिवर्तन, यह इसका मतलब है कि यह वेग परिवर्तन का कितना प्रतिरोध करता है। अब हम आपको एक चीज के बारे में और बता देता हूं और आप इस पर परिचित भी होंगे, ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उच्च द्रव्यमान व ग्रेविटी का एक केंद्र होता है और इससे इतना अधिक द्रव्यमान इकट्ठा होता है कि इससे ना प्रकाश भी नहीं निकल पाता। और जहां पर ये द्रव्यमान इकट्ठा होता है उसे सिंगुलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो जो स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से जो चलती है उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। LIGO के वैज्ञानिकों ने इसे 2016 के अंदर विस्तार पूर्वक अपनी ऑब्जर्वेटरी में ऑब्जर्व किया था। हालांकि आइंस्टाइन से पहले ही अपनी थ्योरी में मतलब एक काल्पनिक भविष्य की कल्पना में जोड़ चुके थे। इसकी उत्पत्ति कब होती है, या तो सुपरनोवा में एक बड़ा विस्फोट हो गया हो, जब तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, या दो ब्लैक होल आपस में संलयित हो गए हैं या जुड़ गए हैं, तब इनकी रचना होती है। अब हम कुछ और की टर्म्स की बात करते हैं। देखो कुइपर बेल्ट, तो कुइपर बेल्ट की बात करें तो यह नेपच्यून की कक्षा में ठीक बाहरी, नेपच्यून की कक्षा है उसके ठीक बाहरी क्षेत्र में कुछ बर्फीली चट्टानें और धूल कणों से बनी होती है और इसको ट्रांस नेपच्यून बेल्ट भी कहते हैं। ये जैसे हमारे नेपच्यून की ऑर्बिट है उसके आसपास वाले एरिया में। देखिए
एस्ट्रोनॉट बेल्ट अर्थात शुद्ध ग्रह पट्टी, ये प्लेनेट निर्माण के अवशेष हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट बेल्ट प्लेनेट निर्माण के अवशेष हैं जो धात्विक खनिजों और कुछ मात्रा में बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा, मतलब मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में स्थित होते हैं और सूर्य की लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। अब प्लूनेट्स की भी बात कर लेते हैं। प्लूनेट्स PLOONETS, ये प्लेनेट नहीं प्लूनेट्स है। ऐसे उपग्रह जो मूल ग्रह के बंधन से निकल गए हैं, किसके कारण? एंगुलर मोमेंटम के कारण, ठीक है। और गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन की बात करें तो ये हैबिटेट जोन है जहां ग्रह अपनी सतह से तरल पानी को बनाए रखते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। और इससे आगे जैसे ही जाएंगे तो तीव्र तापमान के कारण जो जल है वह वाष्प में बदल जाएगा और इससे यदि हम दूर जाएंगे तो जल वाष्प बर्फ के रूप में हमें जमा हुआ दिखाई देगा। अब हमारे पास एक है कैल्सर सिंड्रोम। कैल्सर सिंड्रोम क्या है? कैल्सर सिंड्रोम की बात करें तो इसका उपयोग लियो में अंतरिक्ष मलबे की एक सतत टक्करों की श्रृंखलाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो हमारा कैल्सर सिंड्रोम की बात करें तो अंतरिक्ष में जो हमारा कचरा है तो उसकी एक श्रृंखला बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं कैल्सर सिंड्रोम। एस्टेरॉइड अर्थात शुद्ध ग्रह, चट्टानों के ये बड़े बड़े टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं एक ऑर्बिट के अंदर, जो मंगल और जुपिटर की कक्षा में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सेरेस। मीटियोर अर्थात उल्का, जब वायुमंडल में कोई भी चट्टान प्रवेश करती है तो वह जलने लगती है, जिसे फेलिंग स्टार या टूटता तारा के नाम से जानते हैं, उन्हें कहते हैं उल्का। आपने देखा भी होगा कई बार कि जल्दी से तारा टूट रहा है, विश मांग लीजिए, सुना होगा। एक पेज और रह गया। हाँ देखिए, अब फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। प्लेनेट की बात करें तो इट मस्ट बी ऑर्बिट ए स्टार, मतलब इसका मतलब है कि इसे एक तारे की परिक्रमा करना जरूरी है। इसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि ये गोलाकार आकार दे सके, साथ ही साथ अपने ऑर्बिट के अंदर जो भी कचरा है या मलबा है उसे हटा सके। ड्वार्फ प्लेनेट अर्थात बोनी ग्रह किन्हें कहते हैं? खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, लगभग और गोलाकार आकार भी रूप ले चुके हैं ऑर्बिट के, लेकिन और अपना जो ऑर्बिट है उसके आसपास के क्षेत्र को ये साफ नहीं कर पाए, इसलिए यह उपग्रह की श्रेणी में नहीं आता, जैसे प्लूटो, एरिस, मैक और होमियो और सेरेन्स। ये हमारे कुछ ड्वार्फ प्लेनेट थे। अब हम बात करते हैं उल्काश्म। उल्काश्म की बात करें, इसे बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। यदि कोई मीटियोरॉइड्स के टुकड़े चट्टानों पर गिरते हैं और कुछ चट्टानें बच जाती है, तो चट्टानें जो बच जाती है ना, उन्हें उल्काश्म कहते हैं, उल्का के अंश मीटियोरॉइड्स, ठीक है। अब हम कॉमेट्स की बात करते हैं अर्थात धूमकेतु। सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये अत्यंत गर्म चट्टानी या जलवाष्प या मैं ऐसा कह सकता हूँ बर्फ के टुकड़े हैं जो गैस और धूल कणों की चमकती हुई आकृति बनाते हैं और इनकी कक्षा अंडाकार होती है, ठीक है। जो इनका घूमने का पथ है वो अंडाकार होता है। वैन एलन रेडिएशन पट्टी, यह ऊर्जावान आवेशित कणों का एक क्षेत्र है जो डोनेट्स की तरह पृथ्वी को घेरे हुए है। यह ध्रुवों पर अनुपस्थित तथा भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सघन होता है और यह पृथ्वी की सतह से 3000 किलोमीटर पर दिखाई देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन पट्टी, ठीक है। अब हम उससे पहले हमारा एक पेज रह गया था, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ चुके थे। गोल्डीलॉक्स जोन भी पढ़ चुके हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग निकट, इसका मतलब है एक कॉन्सेप्ट देखिएगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। निकटतम वस्तु का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र दूर स्थित वस्तु अर्थात दूर स्थित वस्तु के प्रकाश को मोड़ देता है। दोबारा सुनिएगा, निकटतम वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटी दूर स्थित जो क्षेत्र है या दूर स्थित जो वस्तु है उसके प्रकाश को मोड़ देता है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हमें क्या पता चलता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर, यूनिवर्स में जो हमारा द्रव्यमान का वितरण कैसा है, तथा विशेष रूप से डार्क मैटर के बारे में हमें जानकारी देता है। लीगो इंडिया हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित है हमारी, और इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DEST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह है इसे स्थापित कर रहा है, जो कि गुरुत्वीय तरंगों के लिए महत्वपूर्ण विकास है। अब हम ऑर्बिट्स के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, ऑर्बिट्स क्या होती है? ऑर्बिट्स की बात करें, कक्षा का वह घुमावदार पथ है जिस पर अंतरिक्ष में कोई वस्तु अर्थात स्टार, प्लैनेट या मून या कोई भी यान ग्रेविटी के कारण किसी अन्य वस्तु के, मतलब हमारी अन्य वस्तु के कारण चारों ओर घूमने लगती है। जैसे आपको पता है कि हमारा मून है, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है, तो ये जो घूमने का पथ है ना, यही है ऑर्बिट। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे सबसे नीचे जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर तक हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो यह रिमोट सेंसिंग, संचार और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप यही लो अर्थ ऑर्बिट पर स्थापित किए गए हैं। यह 90 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब ये क्या, थोड़ा सा पेज, अब हमारे पास दूसरा आता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी है उसकी सतह से 2000 किलोमीटर से 35000 किलोमीटर ऊपर तक की जो सीमा, मतलब जो गैप है उसके बीच में कहलाती है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। यह थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। यह पृथ्वी का पूरा चक्कर करने में 12 घंटे का समय लगता है और इसके अंदर जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर हमारे GPS सिस्टम या और अन्य नेविगेशन प्रणालियां इसी मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित की जाती है।
अब हमारे पास आती है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये है 36 मतलब 36,000 किलोमीटर। हाई अर्थ ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर अर्थात इससे ऊपर की कक्षा के अंदर स्थापित है वह है हमारी हाई अर्थ ऑर्बिट। और हाई अर्थ ऑर्बिट हमें जो हमारे उपग्रह हैं उनको पृथ्वी की एक निश्चित सतह पर दृश्यमान अर्थात एक निश्चित क्षेत्र पर बने रहते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमें हमारे ज्यादातर होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, है ना। इनको जो हमारे ये हाई अर्थ ऑर्बिट हैं उनको हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपग्रह उस गति से परिक्रमा करते हैं जिस गति से घूम रही है। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वो उसी गति से गति करते हैं जिस गति से हमारी पृथ्वी घूम रही है। उपग्रह एक देशांतर पर रुका हुआ प्रतीत होता है और अभी हमेशा हमारे सामने दिखाई देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट धन्यवाद, हम ऑर्बिट 16 चैप्टर अगली कक्षा में भी कर लेंगे। ये थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है।